Hello दोस्तों, now I welcome to all of you on my YouTube channel Learn with Ashok. Today I will discuss about the rules of verb and a practice set also of a verb. ठीक है, आज एक प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे वर्ब से रिलेटेड। और सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज वर्ब, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक है, कि वर्ब क्या होता है और वर्ब के काइंड्स क्या क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज हमें समझना है कि व्हाट इज वर्ब। तो वर्ब इज अ एक्शन वर्ड, means the verbs which express the sense of action, those words are called verb। जो ऐसे वर्ड्स जो क्या शो करते हैं, एक्शन शो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं। अब थोड़ा सा इसके काइंड्स के बारे में समझ लेते हैं कि वर्ब के दो काइंड्स होते हैं। एक तो होता है, यहाँ दो काइंड्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव में क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब्स होती हैं, द वर्ब्स व्हिच हैव नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, एंड द वर्ब्स व्हिच हैव नो नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, दोस आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। मींस ऐसी वर्ब जो अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की नीड रखती हैं, दोज आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। और ऐसी वर्ब्स जिन्हें अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं वो पहले से ही कंप्लीट सेंस रखती हैं, इसलिए यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। और यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब में किसी न किसी ऑब्जेक्ट की नीड होती है, किस लिए, इस वर्ब के जो सेंस है उसको कंप्लीट करने के लिए जब किसी ऑब्जेक्ट की नीड हो तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है, और जब ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ठीक है, अब देखिए इसका एक जो दूसरा पार्ट होता है वर्ब का। अब एक एग्जांपल यदि यहां लिख देते हैं, जैसे ही राइट्स अ बुक, ही राइट्स अ बुक। तो यहाँ पे जो राइट्स वर्ब गिवन है, इसे किसी न किसी ऑब्जेक्ट की नीड है, सो वी कैन से राइट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ये दूसरा सेंटेंस यहाँ इंट्रांजिटिव में लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा ही स्लीप्स, ही स्लीप्स साउंडली, he sleeps soundly। तो यहाँ पे जो sleeps verb given है means it has no need of any object to complete its sense, so we can say sleep is given a verb but it is used as an intransitive verb। You got it? So this is the example of transitive verb and this is the example of intransitive verb। Are you sure about the both rules, transitive and intransitive? Next part, look, next part of verb। Next classification of verb is called two part also, finite and non-finite। Listen carefully about it, finite and non-finite verb। तो अभी मैंने देखा कि वर्ब को दो पार्ट में जो डिवाइड किया, फर्स्ट वाज द ट्रांजिटिव एंड सेकंड वाज इंट्रांजिटिव। व्हाट इज ट्रांजिटिव? व्हिच हैव नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। व्हाट इज इंट्रांजिटिव? व्हिच हैव नो नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ओके, अब दो क्लासिफिकेशन फिर से देख रहे हैं यहाँ पे वर्ब का, एक फाइनाइट होती है और एक नॉन फाइनाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वर्ड ऑफ फाइनाइट वर्ब्स एंड वर्ड ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स which are limited according to tense, according to number, according to person। okay, those verbs are called finite verb। means जो verbs किससे लिमिटेड होती हैं, टेंस से लिमिटेड होती हैं या फिर नंबर से लिमिटेड होती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब which are not limited according to tense, according to number, according to person, those are called non-finite verb। ध्यान से समझिए कि finite verbs वे verbs होती हैं जो किसके अकॉर्डिंग यूज होती हैं, टेंस के अकॉर्डिंग यूज होती हैं। नोट डाउन कर लीजिए, जो टेंस के अकॉर्डिंग यूज होती हैं, जिसपे नंबर का इफेक्ट पड़ता है, नंबर का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, पर्सन का इफेक्ट पड़ता है, दोज आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। जबकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टू थिंग्स है, टेंस एंड नंबर। मींस द वर्ब्स व्हिच आर लिमिटेड या व्हिच आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू टेंस और नंबर, दोज आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स, एंड द वर्ब्स
which are not limited by tense or number. जो टेंस और नंबर से लिमिटेड नहीं है, those are called non-finite verbs. Clear? जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे, he writes a book. He writes a book. Now look next example, he wrote a book. देखिए He wrote a book. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहला सेंटेंस मैंने लिखा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था और प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो वी हैव यूज्ड हियर राइट्स मींस अकॉर्डिंग टू टेंस. बट जैसे मैंने टेंस चेंज किया तो यहाँ पे राइट्स की फॉर्म क्या हो गई, रोट हो जाती है. मींस जो वर्ब चेंज हो रही है टेंस के अकॉर्डिंग. यू गॉट इट? यहाँ जब प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो राइट्स था और पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो रोट हो गया. मींस वी कैन से दिस इज finite verb because it is changed according the tense. ठीक है? If we write here they, if we write here he writes a book, if we use here plural number, so what will you write? Means writes, you can't use of writes. What will you write at place of writes? You will use write. ठीक है? They write a book. Means we can say the effect of the subject is also are shown here. Means यहाँ पे subject के नंबर का भी इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि जब सिंगुलर था तो राइट्स मींस फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब थी और जब प्लूरल हो गया तो V1 का यूज कर दिया. मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई. तो अकॉर्डिंग टू नंबर भी यूज हो रही है, अकॉर्डिंग टू टेंस भी यूज हो रही है. सो वी कैन से दीज आर फाइनाइट वर्ब. यू गॉट इट? ओके, चलिए नॉन फाइनाइट देखते हैं. नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर दोस वर्ब्स व्हिच आर नॉट लिमिटेड अकॉर्डिंग टू टेंस, सम, नंबर और पर्सन. जो वर्ब्स, जिन वर्ब्स पर किसी भी टेंस का, किसी भी नंबर का, किसी भी पर्सन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं. ठीक है? तो अब देख लेते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स में क्या आता है. नॉन फाइनाइट वर्ब्स के भी 3 पार्ट्स होते हैं. बस शॉर्ट में आपको समझना है, थोड़ा सा इसको ब्रीफली आपको समझना है और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि हमें इसके बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है जो कि इंपॉर्टेंट है. ठीक है? बट बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए कि आखिर वर्ब हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब, ये सब चीजें हमें जरूर पता होनी चाहिए. तो नॉन फाइनाइट वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं? 3 होते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड पार्टिसिपल, यू कैन मेंशन इट आल्सो. फर्स्ट इज कॉल्ड पार्टिसिपल, सेकंड इज कॉल्ड इंफिनिटिव, सेकंड इज कॉल्ड इंफिनिटिव एंड थर्ड इज कॉल्ड gerund. ठीक है? तो ये 3 काइंड्स होते हैं किसके? नॉन फाइनाइट वर्ब के. अब पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब. इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. ये कैसे यूज किया जाता है? एडजेक्टिव. ठीक है? ये एडजेक्टिवल नाउन कह सकते हैं इसको, एडजेक्टिवल फ्रेज कह सकते हैं क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरीके से यूज होता है. एडजेक्टिव नाउन नहीं कह सकते बट इसको एज अ पार्टिसिपल एडजेक्टिव बोल सकते हैं. यहाँ पे इंफिनिटिव है. इंफिनिटिव की फॉर्मेशन क्या होती है? 2 + V1 होती है. 2 + वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ पे होती है दैट इज कॉल्ड इंफिनिटिव. इट इज यूज्ड एज अ नाउन. इट कैन बी यूज्ड एट प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड प्लेस of object also. Because it is used as a noun, noun can be used at place of subject and at place of object also. Next is gerund. Gerund, formation of gerund is V1 + ing. gerund की भी फॉर्मेशन क्या होती है? V1 + ing होती है कि जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड करते हैं इट इज कॉल्ड gerund, बट इट इज यूज्ड एज अ नाउन. ये भी नाउन की तरीके से यूज होता है. इट इज कॉल्ड नाउन वर्बल. ठीक है? इसको हम क्या कह सकते हैं? नाउन वर्बल कह सकते हैं. इंफिनिटिव को भी हम नाउन वर्बल कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों वर्ब हैं बट कैसे यूज हो रही हैं? नाउन की तरीके से. अब देखिए पार्टिसिपल के भी 3 काइंड्स हैं. ठीक है? अब कैसे कैसे अंदर जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, गहराई में जैसे जा रहे हैं, अंदर अंदर पार्ट्स के पार्ट्स भी होते जा रहे हैं. तो ओरल में बता दे रहा हूं, पार्टिसिपल के 3 पार्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल. अब प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्मेशन क्या होती है? V1 + ing. पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? V3 मींस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग + V3. ठीक है? तो ये कुछ थे जो काइंड्स और यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्ब आपने देखा. एक डिवीजन और होता है, मैं शॉर्ट में उसको भी बता देना चाहता हूं आपको. ठीक है? आप देख लीजिए. देखिए वर्ब का एक डिवीजन और 2 टाइप्स यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूं. फर्स्ट इज कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब.
क्या होती है, लेक्सिकल वर्ब, एंड सेकंड इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे देखा आपने कि फर्स्ट इज कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब एंड सेकंड इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। तो आपको थोड़ा सा नया वर्ड लग रहा होगा कि व्हाट इज लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब क्या होती हैं? तो लेक्सिकल वर्ब्स आर कॉल्ड V1, V2, V3, V4, V5। These are called lexical verbs। ये सब क्या कहलाती हैं? लेक्सिकल वर्ब्स कहलाती हैं। मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड लेक्सिकल वर्ब। एंड auxiliary verb is also divided into two parts। First is called primary auxiliary verb, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एंड सेकंड इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब को भी मेनली जो है टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बट यहाँ पे भी थ्री काइंड्स आ जाते हैं। यदि मैं तीनों आपको एक्सप्लेन करूं तो फर्स्ट इज कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी, सेकंड इज मॉडल ऑक्सिलरी एंड थर्ड इज मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ध्यान समझिएगा। थर्ड क्या कहलाता है? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये थ्री हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आता है? टू हैव आता है, टू डू आता है एंड टू बी आता है। मींस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में टू बी, टू हैव एंड टू डू। मींस is, am, are, was, were, do, did, done एंड मॉडल यहाँ पे has, have, had। मॉडल में क्या आ जाता है? shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought आ जाता है। एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में थ्री वर्ड्स आ जाते हैं, need है, dare है, ought है। ये क्या होते हैं? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, हाउ व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वर्ब, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब। ओके, so let us discuss about the फाइंड एरर ऑफ द वर्ब्स। अब देखते हैं कि फाइंड एरर हमें फाइंड करना है, जो हमारे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, कैसे उन्हें हमें करेक्ट करना है, ठीक है, जो कि वर्ब से रिलेटेड होंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बहुत ही ध्यान से इसको नोट करिएगा और नोट डाउन जरूर करते रहिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, can I lend your book for an hour please? Listen carefully about this sentence. In this sentence, first part is given here, can I lend, this is called first part, second is called your book, and third is given here for an hour please। Okay, and fourth part we can write here no error। देखिए फोर्थ पार्ट में मैंने मेंशन किया नो एरर। अब फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट एरर इन द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जो सेंटेंस के पार्ट्स गिवन है, किस पार्ट में एरर गिवन है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, बहुत इजी है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कैन आई लेंड योर बुक फॉर एन आवर प्लीज। प्लीज, क्या मैं आपके एक घंटे के लिए बुक क्या कर सकता हूँ? उधार दे सकता हूँ। देखो यहीं पे हमें क्या मिल गई? एरर मिल रही है। मींस फर्स्ट पार्ट में हमको एरर शो हो रही है। यहाँ पे लेंड वर्ड गिवन है, जबकि उधार लेने के लिए हम बारो का यूज करते हैं। सो यू कैन से फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट बिकॉज वी शुड यूज हियर बारो। क्या यूज करना चाहिए? बारो का यूज करना चाहिए, ना कि लेन का, क्योंकि लेन मींस क्या होता है? उधार देना, और बारो मींस उधार लेना। तो यहाँ पे कह रहा क्या एक घंटे के लिए हम आपकी बुक उधार ले सकते हैं? तो यू विल हैव टू यूज ऑफ बारो एट प्लेस ऑफ लेन। सो वी कैन से इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज error, so our first part is correct, right answer। Okay, चलिए let us discuss question number second। Listen carefully. The telescope was discovered by Galileo। The telescope was discovered by Galileo। First part is called telescope, second part is was discovered, third part is by Galileo and fourth part is no error। चलिए देखिए सेंटेंस में क्या कोई एरर है या फिर नहीं, ध्यान से समझिएगा इसको। टेलीस्कोप वाज डिस्कवर्ड, टेलीस्कोप की खोज की गई थी, किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा। तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं, कोई एरर नहीं, बट देयर इज एन एरर। बट वहां पे एक एरर है। किस पार्ट में है बेटा? सेकेंड पार्ट में दी हुई है। यहाँ पे सेकेंड पार्ट में डिस्कवर्ड का यूज हुआ है, जबकि डिस्कवर्ड का यूज नहीं करेंगे टेलीस्कोप को, जो गैलीलियो ने डिस्कवर किया, इन्वेंट किया था। तो यहाँ पे इन्वेंटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्वेंटेड राइट होगा। मींस हमारे सेकेंड पार्ट में एरर है, सेकेंड पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? एरर फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। राधा टोल्ड हर हस्बैंड ही नीड नॉट टू वरी। फर्स्ट पार्ट राधा, second is told her husband, and third is he need not to worry, and four is no error।
ध्यान समझिएगा, यहाँ पे किस पार्ट में मिस्टेक है, एरर है, वो हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी है। राधा टोल्ड हर हस्बैंड, राधा ने अपने हस्बैंड से कहा ही नीड नॉट टू वरी, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो किस कहां पे एरर है हमें फाइंड आउट करना है। देखिए रूल समझिएगा इसका ध्यान से। यहां पे कह रहा है ही नीड नॉट टू वरी, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। ही नीड नॉट टू वरी। अब देखिए यहां पे एक रूल दे रखा है कि टू वरी, अभी मैंने बताया था कि जब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को डिस्कस कर रहे थे तो वहां मैंने बोला था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स के कितने पार्ट्स बताया था, 3 बताया था कि एक क्या होता है पार्टिसिपल होता है, एक इंफिनिटिव होता है और एक क्या है जिरेंड होता है। तो यहाँ पे देखो इंफिनिटिव फॉर्म में आ गया। मैंने फॉर्मेशन भी बताया था कि जब वर्ब से पहले टू आ जाता है इट इज कॉल्ड इंफिनिटिव। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब किसी सेंटेंस में नीड आ जाता है तो उसके बाद हमेशा बेयर इंफिनिटिव का यूज किया जाता है। मींस यहाँ पे टू का यूज रॉन्ग है, नहीं किया जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर किस पार्ट में है, 3 पार्ट में है। तो 3 पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, मतलब क्लियर हो गया कि जब नीड आया है तो आगे आने वाली जो इंफिनिटिव फॉर्म होगी वो बेयर इंफिनिटिव होगा, वहां पे टू लगाने की कोई नीड नहीं होती है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ही कैन राइट द लेटर इन इंग्लिश इफ ही वांटेड टू। देखिए एक तो कंडीशनल सेंटेंस दिया हुआ है इफ ही वांटेड टू, ये दो चाहता तो, ठीक है। क्या कर सकता था, ही कैन राइट द लेटर इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में लेटर राइट कर सकता है। अब देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, जब यहाँ पे है ही कैन राइट फर्स्ट पार्ट है, द लेटर इन इंग्लिश सेकेंड पार्ट है, इफ ही वांटेड टू थर्ड पार्ट है एंड फोर्थ पार्ट इज नो एरर, नो एरर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करा कि जो कंडीशनल सेंटेंस है इफ ही वांटेड टू, ये किस में दिया हुआ है, पास्ट में दिया हुआ है। तो जब कंडीशनल सेंटेंस एक पास्ट में गिवन होता है तो उसके बाद भी आने वाली वर्ब क्या हो जाती है, पास्ट ही हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपका कैन वर्ड दिया हुआ है क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। मींस एरर हमें फाइंड हो गई, पार्ट 1 में एरर है, मींस पार्ट 1 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, he could write the letter in English if he wanted to, means first part is correct. Question number 5, she read the message but she cannot understand it. उसने मैसेज को पढ़ा लेकिन वो समझ नहीं सकी। फिर से सेम वही कंडीशन दी हुई है यहाँ पे, यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, she read उसने पढ़ा, the message उसने मैसेज को पढ़ा, but she cannot सेकेंड पार्ट, थर्ड इज अंडरस्टैंड इट एंड फोर्थ पार्ट इज नो एरर। बताइए कहां पे एरर है, इसमें कोई एरर है या फिर नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। She read the message, उसने मैसेज को पढ़ा, but she can not understand, लेकिन वो इसको समझ न सकी। अब देखो बाबू यहाँ पे read आ गया है, मीन्स पास्ट फॉर्म आ गई है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई है। तो आगे आने वाला ये प्रिंसिपल क्लास हमारा पास्ट में गिवन है, तो सबऑर्डिनेट क्लास भी किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। यहाँ पे फिर से वो कैन का यूज कर रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। कैन इज नॉट राइट, could will be right, so we can say second part is correct answer. Okay, let us discuss question number next. I was afraid that if I ask her again she may refuse. I was afraid, first part is I was afraid that if I ask is second part, her again she may refuse is third part and fourth part is called no error. देखिए इसमें कोई एरर है या नहीं है, चलिए डिस्कस करते हैं सेंटेंस के बारे में। आई वॉज एफ्रेड, फर्स्ट पार्ट मिल रहा है जो कि किस में है, पास्ट में है। ध्यान रखिएगा यदि फर्स्ट पार्ट पास्ट में है तो सेकेंड पार्ट भी किस में जाएगा, पास्ट में। दैट इफ आई आस्क, यहाँ पे भी पास्ट देखिए लिखा हुआ है। हर अगेन शी में, यहाँ पे मिल गई हमें क्या, प्रेजेंट फॉर्म, क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आस्क हर अगेन शी माइट रिफ्यूज, मतलब थर्ड पार्ट इज राइट आंसर। Okay. Question number 7. You must be pleased to hear that I have already got the tickets. You must be pleased to hear, तुम्हें अवश्य क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए। That I have already got the ticket, कि मैंने पहले ही क्या कर ली है, टिकट पा ली है। You must be pleased is first part, to hear that is second part, I have already got the ticket is third part and fourth part is no error। देखिए बेटा
ध्यान समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है यू मस्ट बी प्लीज्ड, तो अब बात कर रहा है फ्यूचर की और यूज कर रहा है क्या, मस्ट बी। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, एरर हमारी वहीं पे दिख रही है, जब फ्यूचर की बात कर रहा है तो विल बी का यूज होगा न कि मस्ट बी का यूज होगा। मींस वन पार्ट में एरर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू विल बी प्लीज्ड टू हियर दैट आई हैव ऑलरेडी। ये ध्यान से समझिएगा, मस्ट बी की जगह क्या आ जाएगा, विल बी आ जाएगा। तो हमारे एरर कहां पे मिल रही है, फर्स्ट पार्ट में मिल रही है, तो फर्स्ट पार्ट इज राइट आंसर, करेक्ट आंसर, और हमें कहीं पे कोई एरर इसमें नहीं दिख रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, he cannot write English before he came to school। देखिए in this sentence conjunction is given before and the part which is given with before word is given past indefinite tense, so we should use can also in past form। ठीक है, जब यहाँ पे बिफोर का जो क्लॉज है वो किस में दिया हुआ है, पास्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में ही मिस्टेक दिख रही है ना, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ नो एरर। फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक दिख रही है, कैन की जगह क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। तो ये सभी सेंटेंसेस आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, नोट करिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और हाँ, ये अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए, लर्न विद अशोक, ठीक है। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। He dare me to fight with him। First part is he me to fight with him, third and no error। ओके, चलिए देखते किस पार्ट में मिस्टेक है। यहाँ पे कह रहा है he dare me to fight ना, उसने हिम्मत की। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, he dare, अब he सब्जेक्ट है और dare यहाँ पर कैसे यूज हो रहा है, वर्ब की तरीके से यूज हो रहा है, ना कि ऑक्सिलरी वर्ब की तरीके से, ना कि मार्जिनल वर्ब की तरीके से। मॉडल ऑक्सिलरी में मैंने बताया था ये, तो यहाँ पर ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा है, एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं हो रहा है, मींस ये मेन वर्ब की तरीके से यूज हो रहा है। तो मेन वर्ब की तरीके से जब यूज हो रहा है तो सब्जेक्ट हमारा ही है, मतलब सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। मींस यहाँ पर पार्ट 1 में क्या है, एरर गिवन है, सो वी कैन फाइंड आउट एरर easily in the part 1। okay, so answer will be, correct answer will be also part 1। next question and last question of this video, car should not be parked in front of the gate। क्या कह रहा है, car should not be parked, कार को नहीं पार्क करना चाहिए in front of the gate, गेट के सामने कार को पार्क नहीं करना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे से इसको करिएगा। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड car should not and be parked, second part in front of the gate is third part and last part is called no error। ठीक है, नो एरर। अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है और कहां पे मिस्टेक है। देखो जब कहीं बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया जाता है तो वहां पे शुड नॉट का, जहां पर नेसेसिटी आ जाती है, जहां पर आवश्यक हो जाता है, वहां पे शुड का यूज नहीं किया करते हैं, बल्कि वहां पर मस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मस्ट हो जाएगा। कार्स मस्ट नॉट बी पार्क इन फ्रंट ऑफ द गेट। तो स्टूडेंट्स ये सारे सेंटेंसेस आप बहुत ही अच्छे से करिएगा, नोट डाउन करिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।